हाय फ्रेंड्स, वंस अगेन वेलकम बैक ऑन आवर यूट्यूब चैनल। हम माइक्रोवेव इलेक्ट्रॉनिक्स डिस्कस कर रहे थे एंड माइक्रोवेव इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर अभी हमने माइक्रोवेव बेंच एंड साथ में डायरेक्शनल कपलर के बारे में डिटेल में स्टडी की है। नाउ व्हाट इज स्मिथ चार्ट? अब माइक्रोवेव इलेक्ट्रॉनिक्स में माइक्रोवेव मेजरमेंट के अंदर मोस्ट इंपॉर्टेंट हमारा जो टॉपिक है वो स्मिथ चार्ट। अब स्मिथ चार्ट क्या है उसके बारे में डिटेल में स्टडी हम यहाँ पर करते हैं। तो बिना किसी देरी के हम मूव करते हैं स्मिथ चार्ट की तरफ। नाउ स्मिथ चार्ट, अब स्मिथ चार्ट क्या है उसके बारे में डिटेल में स्टडी हम यहां पे करते हैं। तो व्हाट इज स्मिथ चार्ट? एट माइक्रोवेव फ्रीक्वेंसी आवर मेन फोकस इज ऑन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड। अब जब हमने माइक्रोवेव बेंच के बारे में डिस्कस किया था वहां पर मैंने बताया था कि माइक्रोवेव फ्रीक्वेंसी के अंदर जो हमारा मेन फोकस है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड पर होता है। द इन्वॉल्वमेंट ऑफ ट्रांसमिशन लाइन क्रिएटेड द कॉम्प्लिकेटेड सॉल्यूशन। अब यहां पर हम माइक्रोवेव फ्रीक्वेंसी के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। तो द इन्वॉल्वमेंट ऑफ ट्रांसमिशन लाइन क्रिएटेड द कॉम्प्लिकेटेड सॉल्यूशन। तो यहां पर अगर हम ट्रांसमिशन लाइन को इन्वॉल्व करें तो ये जो आपका सॉल्यूशन होगा ये सॉल्यूशन हमारा मोस्ट कॉम्प्लिकेटेड होगा, टीडियस सॉल्यूशन होगा। टू सिंप्लीफाई देयर सॉल्यूशन we required a graphical method of arriving at a quick answer। अब हम चाहते हैं कि सॉल्यूशन हमारा कॉम्प्लिकेट नहीं हो, हमारा जो आंसर है वो क्विक मिल जाए, बहुत स्पीड से हमको आंसर मिल जाए। तो टू सिंप्लीफाई दैट सॉल्यूशन वी रिक्वायर्ड ए ग्राफिकल मेथड ऑफ अराइविंग एट ए क्विक आंसर। तो क्विक आंसर के लिए हम क्या करते हैं, ग्राफिकल मेथड यूज करते हैं। ये जो हमारा ग्राफिकल मेथड है इसी ग्राफिकल मेथड को हम क्या बोल रहे हैं, स्मिथ चार्ट। Smith chart is the most commonly used graphical method for solving transmission line characteristic। तो ट्रांसमिशन लाइन कैरेक्टरिस्टिक की जो हमारी प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करने के लिए जो मोस्ट इंपॉर्टेंट या मोस्ट कॉमन मेथड है ग्राफिकल मेथड, उस ग्राफिकल मेथड को हम क्या बोल रहे हैं, स्मिथ चार्ट। दिस टेक्निक वाज डिराइव्ड बाय फिलिप एच स्मिथ इन 1939 टू अवॉइड टीडियस सॉल्यूशन मेथड टू calculate the impedance of transmission line as one move along the line। तो फिलिप एच स्मिथ जो है उसने ये जो ग्राफिकल मेथड है उसको डिस्कवर किया था, इसीलिए इसको हमने क्या बोला है, स्मिथ चार्ट। और ये जो मेथड है इट वाज डिस्कवर्ड बाय स्मिथ इन 1939 टू अवॉइड टीडियस सॉल्यूशन। तो कॉम्प्लिकेटेड सॉल्यूशन हमको मिल रहा था, उस कॉम्प्लिकेटेड सॉल्यूशन की जगह हमने इजी मेथड काम में लिया है, जो ग्राफिकल मेथड है उसको हम बोल रहे हैं स्मिथ चार्ट। नाउ स्मिथ चार्ट कंसिस्ट ऑफ द नॉर्मलाइज्ड इंपेडेंस और एडमिटेंस विथ द एंगल एंड मैग्नीट्यूड ऑफ अ जनरलाइज्ड कॉम्प्लेक्स रिफ्लेक्शन कोएफिशिएंट इन अ यूनिट सर्कल। तो हमारे पास में क्या एक यूनिट सर्कल है, यूनिट सर्कल मतलब एक सर्कल है जिसकी रेडियस हमारी 1 है। उस रेडियस के सर्कल में क्या बोल रहा है, स्मिथ चार्ट कंसिस्ट ऑफ ए प्लॉट ऑफ नॉर्मलाइज्ड इंपेडेंस और एडमिटेंस। तो नॉर्मलाइज्ड इंपेडेंस या फिर एडमिटेंस हम ले रहे हैं, उस एडमिटेंस या इंपेडेंस को हमने प्लॉट किया है किसमें, विथ द एंगल, साथ में हमने एंगल भी इंक्लूड किया है, एंड मैग्नीट्यूड ऑफ ए जनरलाइज्ड कॉम्प्लेक्स रिफ्लेक्शन, और जनरलाइज्ड कॉम्प्लेक्स रिफ्लेक्शन कोएफिशिएंट का मैग्नीट्यूड भी हमने इन्वॉल्व किया है। तो जनरलाइज्ड कॉम्प्लेक्स रिफ्लेक्शन कोएफिशिएंट का मैग्नीट्यूड हमने लिया है किसमें, इन अ यूनिट सर्कल, साथ में हमने एंगल भी इंक्लूड किया है। सो स्मिथ चार्ट एक्चुअली कंसिस्ट ऑफ ए प्लॉट ऑफ द जनरलाइज्ड इंपेडेंस और एडमिटेंस विथ द एंगल एंड मैग्नीट्यूड ऑफ द जनरलाइज्ड कॉम्प्लेक्स रिफ्लेक्शन कोएफिशिएंट इन अ यूनिट सर्कल। द चार्ट इज एप्लीकेबल टू द एनालिसिस ऑफ ए लॉसलेस लाइन एज वेल एज फॉर ए लॉसी लाइन। तो ये जो हमारा चार्ट है, कौन सा चार्ट, स्मिथ चार्ट, ये चार्ट आपका लॉसलेस लाइन के लिए भी एनालिसिस में यूज हो सकता है, और साथ में अगर आपके पास में ऐसी लाइन है जिसमें आपका सिग्नल लॉस हो रहा है उसके लिए भी एप्लीकेबल है। सो इट इज एप्लीकेबल टू द एनालिसिस ऑफ ए लॉसलेस लाइन एज वेल एज फॉर लॉसी लाइन। बाय सिंपल रोटेशन ऑफ द चार्ट, the effect of the position
ऑन द लाइन कैन बी डिटरमाइंड। तो आपके पास में जो चार्ट है उसका अगर आप रोटेट कर देते हो तो बाय सिंपल रोटेशन ऑफ द चार्ट द इफेक्ट ऑफ पोजीशन ऑन द लाइन कैन बी डिटरमाइंड। तो जो आपकी लाइन है, कौन सी ट्रांसमिशन लाइन, उस ट्रांसमिशन लाइन की पोजीशन का क्या इफेक्ट होगा, उस इफेक्ट को भी हम डिटरमाइन कर सकते हैं, फाइंड कर सकते हैं। इसमें चार्ट हैज अ पेयर ऑफ कोऑर्डिनेट फॉर प्लॉटिंग वैल्यू ऑफ इंपेडेंस एंड एडमिटेंस। तो हमको क्या करना है, एडमिटेंस को प्लॉट करना है और इंपेडेंस को भी प्लॉट करना है। तो एडमिटेंस एंड इंपेडेंस को प्लॉट करने के लिए वी हैव अ पेयर ऑफ कोऑर्डिनेट, हमारे पास में डिफरेंट कोऑर्डिनेट हैं। नाउ इंपेडेंस क्या है, इंपेडेंस जेड टी इक्वल टू जेड नॉट 1 प्लस रो जेड अपॉन 1 माइनस रो जेड। सो दिस इज द फॉर्मूला फॉर इंपेडेंस। नाउ ये जो हमारा रो जेड है, ये रो जेड क्या है, रो जेड इज एक्चुअली generalized reflection coefficient and Z naught is the characteristic impedance। तो Z naught तो characteristic impedance and rho Z है, rho Z is generalized reflection coefficient। Now if R is the resistive part and X is the reactive part then impedance। अब हम बोल रहे हैं R तो हमारा क्या है, रेजिस्टिव पार्ट है एंड साथ में X जो है, X क्या है, X इज रिएक्टिव पार्ट। तो R इज द रेजिस्टिव पार्ट एंड X इज द रिएक्टिव पार्ट। तो इंपेडेंस क्या हो जाएगा, Z इज इक्वल टू R प्लस जे एक्स। जे का मतलब रूट माइनस 1। तो ये जो आपका रिएक्टिव पार्ट होता है ये एक्चुअल में इमेजिनरी एक्सिस पर होता है, इसलिए साथ में हमने जे से मल्टीप्लाई किया है। नाउ Z बार इज इक्वल टू R प्लस जे एक्स। अब स्मॉल r क्या है, स्मॉल x क्या है, उसकी हम बात कर देते हैं। Z bar is Z upon Z naught। Now Z हमने बोला R प्लस जे एक्स एंड Z बार हमारा R प्लस जे स्मॉल एक्स। अब Z बार क्या है, Z बार इज Z अपॉन Z नॉट। Z की वैल्यू रखूं मैं R प्लस जे कैपिटल X डिवाइडेड बाय Z नॉट। तो हमको क्या मिल गया, R अपॉन Z नॉट प्लस J इंटू एक्स अपॉन Z नॉट। अब R बाई Z नॉट को तो हमने लिखा स्मॉल r एंड x अपॉन Z नॉट को हमने लिखा स्मॉल x। सो Z बार इज एक्चुअली ZT अपॉन Z नॉट एंड हियर स्मॉल r इज R अपॉन Z नॉट एंड x इज कैपिटल X अपॉन Z नॉट। नाउ Z बार इज ZT अपॉन Z नॉट। अब ZT हमारा क्या था, ZT हमारा था ZT is Z naught 1 plus rho Z अपॉन 1 माइनस रो Z। ये हमारा ZT था। अब मैं क्या करता हूं, इस Z नॉट से पूरी इक्वेशन को डिवाइड कर दूं, तो ये तो कैंसिल हो गया और ये क्या आ गया हमारा Z बार। तो Z बार इज 1 प्लस रो Z अपॉन 1 माइनस रो Z, और यही हमने यहां पर लिखा है Z बार इक्वल टू 1 प्लस रो Z अपॉन 1 माइनस रो Z। एंड Z बार हमने कहा था, वो क्या था, R प्लस जे स्मॉल एक्स, और स्मॉल r हमारा ये है, स्मॉल x हमारा ये है। नाउ ये जो आपका रो Z है, रो Z इज U प्लस जे टाइम्स V, जो हमने यहां पर लिखा है। तो रो Z हमारा ये है। तो मैं क्या करता हूं, ये जो रो Z है, इस रो Z की जगह ये वैल्यू मैं यहां रख देता हूं और यहां पर भी रख देता हूं। तो हमको क्या मिल गया, यहां पर हमको मिल गया R प्लस जे एक्स इज इक्वल टू 1 प्लस यू प्लस जे वी अपॉन 1 माइनस यू प्लस जे वी। अब आप क्या करोगे, आप इस इक्वेशन को सॉल्व करना चाहते हो तो रेशनलाइजेशन करना पड़ेगा। तो हमको क्या करना है, 1 प्लस, तो ये क्या हो गया 1 प्लस यू जे वी डिवाइडेड बाय 1 माइनस यू माइनस जे वी। तो रेशनलाइजेशन करने के लिए आप क्या करोगे, 1 माइनस यू प्लस जेवी से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करोगे। हम ये करेंगे। तो अगर मैं इसको सॉल्व करूं तो सॉल्व करने पे मेरे को क्या मिलता है, जो भी इक्वेशन मिलेगी इसको मैंने पूरा सॉल्व किया है, और सॉल्व करने के बाद मैं रियल एंड इमेजिनरी पार्ट को इक्वेट करता हूं। तो ऑन सॉल्विंग एंड इक्वेटिंग द रियल एंड इमेजिनरी पार्ट वी गेट
u माइनस आर अपॉन 1 प्लस आर का होल स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर इक्वल टू 1 अपॉन 1 प्लस आर होल स्क्वायर। एंड इमेजनरी पार्ट, ये दूसरा पार्ट हमको मिल रहा है u माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस v माइनस 1 अपॉन एक्स होल स्क्वायर इक्वल टू 1 बाई एक्स स्क्वायर। तो हमने क्या किया है, ये जो मेरे पास में इक्वेशन है इसका रियल एंड इमेजनरी पार्ट मैंने इक्वेट किया है। तो हमको एक इक्वेशन ये मिल गई, एक इक्वेशन हमको ये मिल गई। नाउ एक इक्वेशन हमको ये मिली थी और एक हमको ये मिली थी, तो ये दोनों इक्वेशन मेरे को मिली है। इक्वेशन 1 एंड 2 रिप्रेजेंट्स टू फैमिली ऑफ सर्कल्स इन ए कॉम्प्लेक्स रो जेड और रो यू प्लस जेवी प्लेन। अब ये जो इक्वेशन है, दिस इक्वेशन इज इक्वेशन ऑफ सर्कल और ये भी हमारी इक्वेशन ऑफ सर्कल है। और ये कहां पर होगी, इट इज इन कॉम्प्लेक्स रो जेड प्लेन और रो यू प्लस जेवी प्लेन। अब अगर मैं इस इक्वेशन की बात करूं तो क्लियर है कि सर्कल की इक्वेशन हमारी क्या होती है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। अब मेरे पास यहां पर ये इक्वेशन है, या फिर ये हो सकती है एक्स माइनस एच होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर, ये इक्वेशन है। अब ये इक्वेशन क्या दिखा रही है, इट शोज इक्वेशन ऑफ एन सर्कल, सर्कल की इक्वेशन है। साथ में ये जो सर्कल है इसकी रेडियस तो आपकी आर होगी और सेंटर क्या होगा, सेंटर हमारा एच के होगा। अब अगर मैं इस इक्वेशन को इससे कंपेयर करूं तो क्लियर है कि ये इक्वेशन आपकी किसकी, सर्कल की है। और यहां पर रेडियस क्या है, 1 अपॉन 1 प्लस आर, ये आपकी रेडियस। एंड सेंटर क्या होगा, सेंटर आपका r अपॉन 1 प्लस आर एंड 0। तो सेंटर हमारा r अपॉन 1 प्लस आर 0, ये हमारा सेंटर। जैसे इस इक्वेशन का हमारा सेंटर क्या था, एच के। So equation 1 and 2 represents two family of circle in a complex rho z plane. Equation 1 means इसकी हम बात कर रहे हैं, represent circle of radii 1 upon 1 plus r, मैंने कहा था रेडियस 1 upon 1 plus r है, with center r upon 1 plus r 0। तो सेंटर हमारा क्या है, r upon 1 plus r 0। Along the u and v axis these circle are called constant resistance circle। और ये जो हमारा सर्कल होगा, दिस सर्कल इज नोन एज कांस्टेंट रेजिस्टेंस सर्कल, मतलब ऐसा सर्कल जिसका रेजिस्टेंस आपका कांस्टेंट है, फिक्स है। नाउ अगर मैं इस इक्वेशन की बात करूं तो दिस इज आल्सो इक्वेशन ऑफ अ सर्कल, ये भी सर्कल की इक्वेशन है। रेडियस यहां पे क्या है, यहां पर रेडियस आपकी 1 अपॉन एक्स है और सेंटर की बात करें, सेंटर क्या है 1 बाई एक्स, ये हमारा सेंटर है। सो इक्वेशन 2 रिप्रेजेंट सर्कल of radii 1 by x, radius 1 upon x, with center 1 by x and are called constant reactance circle। तो ये वाला जो सर्कल है ये तो हमारा क्या है, कांस्टेंट रेजिस्टेंस सर्कल, और ये हमारा कांस्टेंट रिएक्टेंस सर्कल। Therefore the Smith chart consists of these two family of circle। तो हमारा जो स्मिथ चार्ट है उसमें दो सर्कल होंगे, एक सर्कल हमारा कांस्टेंट रेजिस्टेंस सर्कल होगा और एक कांस्टेंट रिएक्टेंस सर्कल होगा। नाउ ये दोनों सर्कल हमने प्लॉट किए हैं। पहला हमारा कांस्टेंट रेजिस्टेंस सर्कल, तो कांस्टेंट रेजिस्टेंस सर्कल हमारा ये है। तो यहां पर जो आपका रेडियस है, रेडियस क्या है 1 अपॉन 1 प्लस आर, और सेंटर क्या है r अपॉन 1 प्लस आर 0। तो यहां पर मैंने क्या किया है, कांस्टेंट रेजिस्टेंस सर्कल को प्लॉट किया है। ये हमारी u एक्सिस हो गई, ये हमारी v एक्सिस हो गई। तो u और v एक्सिस दोनों बता दी। अब ये जो हमारा सर्कल है इसके लिए r की वैल्यू क्या आपकी 0, क्योंकि जैसे ही मैं r को 0 करता हूं मेरे को जो रेडियस मिलेगी वो क्या है, रेडियस थी 1 अपॉन 1 प्लस आर। तो जैसे आपने r को 0 कर दिया, रेडियस क्या हो गई 1। तो 1 रेडियस का सर्कल हमारा ये वाला है। फिर ये आपका सर्कल क्या है जिसके लिए r की वैल्यू आपकी 1 है। तो जैसे आप r को 1 करोगे, रेडियस क्या देगी 1/2, तो 1 अपॉन 2 रेडियस का सर्कल हमारा ये, जिसके लिए r1, इसके लिए r2, यहां पर r5 और ये r10। तो हमने डिफरेंट r के लिए क्या किया, सर्कल प्लॉट किए हैं। r की वैल्यू हमने कहा है 0 से लेकर आपके इंफिनिटी तक हो सकती है, तो डिफरेंट r के लिए हमने सर्कल प्लॉट किए हैं।
figure shows constant resistance circle for different value of R ranging between 0 and infinitive. तो 0 से लेके इन्फिनिटिव तक हमारे R हो सकते हैं. तो R इक्वल टू 0 तो हमारा ये बड़ा वाला सर्कल, जैसे जैसे R बढ़ाओगे ये सर्कल हमारा छोटा होता जाएगा, ये बिल्कुल छोटा हो जाएगा. तो R इन्फिनिटी होगा तो सर्कल हमारा एक्सट्रीमली स्मॉल साइज का हो जाएगा. नाउ कांस्टेंट रिएक्टेंस सर्कल, ये जो हमारा सर्कल है दिस इज कांस्टेंट रिएक्टेंस सर्कल. ये हमारी इक्वेशन थी. और यहां पर रेडियस क्या होगी, रेडियस क्या है 1/x. एंड अगर हम सेंटर की बात करें तो सेंटर क्या है 1/x. तो मैंने यहां पर ये जो रिएक्टेंस के लिए सर्कल प्लॉट कर दिया है, कांस्टेंट रिएक्टेंस सर्कल. The center of the circle lie on a line passing through 1 0 point in the rho plane. तो रो प्लेन में 1 0 पॉइंट से जो आपकी लाइन पास हो रही है वहां पर आपका सेंटर सर्कल का लाई करेगा. द एरिया ऑफ इंटरेस्ट इन द कॉम्प्लेक्स यूवी प्लेन लाइज इनसाइड ए सर्कल ऑफ रेडियस रो इक्वल टू 1. तो हमारा जो एरिया ऑफ इंटरेस्ट वो क्या है, वो रो इक्वल टू 1 के लिए है. नाउ ये हमारा क्या था, कांस्टेंट रेजिस्टेंस सर्कल, ये कांस्टेंट रिएक्टेंस सर्कल. अब इन दोनों का जो इंटरसेक्शन होगा वो हमारा क्या होगा, स्मिथ चार्ट होगा. तो ये हमारे इन दोनों का क्या हो गया, इंटरसेक्शन वाला पार्ट हो गया है. तो स्मिथ चार्ट इज दस ऑब्टेन्ड बाय सुपर इम्पोजिंग द कांस्टेंट रेजिस्टेंस एंड कांस्टेंट रिएक्टेंस सर्कल विद इन द यूनिट सर्कल इन द कॉम्प्लेक्स जेड प्लेन. तो कॉम्प्लेक्स जेड प्लेन जिसके लिए रो इक्वल टू 1 है, वहां पर हमने क्या किया है, कांस्टेंट रेजिस्टेंस सर्कल एंड कांस्टेंट रिएक्टेंस सर्कल दोनों को क्या किया, सुपर इंपोज किया है, दोनों को ओवरलैप किया है. उससे जो हमको इंटरसेक्शन पार्ट मिल रहा है वो हमारा क्या है, दैट इज आवर स्मिथ चार्ट. सो द यू एंड वी एक्सेस जनरली आर नॉट ड्रॉन ऑन द स्मिथ चार्ट. स्मिथ चार्ट पे हम यू एंड वी जो लाइन है वो उसको प्लॉट नहीं करते हैं. बट वी हैव टू रिमेंबर दैट स्मिथ चार्ट इज ड्रॉन ऑन कंप्लीट रो प्लेन विद इट्स सेंटर एज ओरिजिन. पर आपको जो स्मिथ चार्ट प्लॉट करना है वो क्या करना है, स्मिथ चार्ट इज ड्रॉन ऑन कंप्लीट रो प्लेन. तो कंप्लीट रो प्लेन पे आपको स्मिथ चार्ट प्लॉट करना है और साथ में क्या है, इसका जो सेंटर है वो आपको ओरिजिन पर लाई करेगा. तो ये जो हमारा पॉइंट है ये हमारा ओरिजिन है. तो ये जो हमारा सर्कल है इसके लिए ये जो सेंटर है हमारा ओरिजिन है. The intersection of the constant resistance and constant reactance circles uniquely define a complete load impedance in rho plane. तो रो प्लेन में क्या है, कांस्टेंट रेजिस्टेंस सर्कल एंड कांस्टेंट रिएक्टेंस सर्कल, इन दोनों का जो इंटरसेक्शन है वो हमको क्या प्रोवाइड करेगा, इट डिफाइन अ कॉम्प्लेक्स लोड इंपीडेंस इन रो प्लेन. तो रो प्लेन में कॉम्प्लेक्स लोड इंपीडेंस ये डिफाइन करेगा. नाउ ये हमारा क्या था, स्मिथ चार्ट था. अब स्मिथ चार्ट में ये वाला जो पोर्शन है ऊपर वाला दिस इज कॉम्प्लेक्स इंडक्टिव लोड एंड नीचे वाला जो है वो आपका कॉम्प्लेक्स कैपेसिटिव लोड है. क्योंकि रिएक्टेंस में क्या होता है, रिएक्टेंस में आपका दोनों आता है. कौन कौन सा आता है, रिएक्टेंस के अंदर हमारा इंडक्टेंस भी होता है, इंडक्टिव पार्ट भी होता है और कैपेसिटिव पार्ट भी होता है. तो ऊपर वाला तो हमारा कॉम्प्लेक्स इंडक्टिव पार्ट है और नीचे कॉम्प्लेक्स कैपेसिटिव पार्ट है. Now, the extreme left point means ये वाला L on the Smith chart corresponding to R equal to 0, X equal to 0. तो ये जो पॉइंट है this is corresponding to R equal to 0 and X equal to 0. अब पॉइंट M की बात करें, पहले L की हम बात करते हैं एंड therefore represent ideal short circuit load. तो ये जो हमारा लेफ्ट पार्ट है ये लेफ्ट पॉइंट है, ये जो पॉइंट है दिस इज कॉरेस्पॉन्डिंग टू R इक्वल टू 0 एंड X इक्वल टू 0. R क्या था, R इज R अपॉन Z0 एंड स्मॉल x हमारा था कैपिटल X अपॉन Z0. अब X 0 है, इसका मतलब कैपिटल X 0 है, R 0 मतलब ये भी आपका 0 है. तो ये क्या है, दिस इज एक्चुअली आइडियल शॉर्ट सर्किट लोड. तो यहां पर क्या होगा, आइडियल शॉर्ट सर्किट लोड मतलब ना तो यहां पर रेजिस्टेंस एग्जिस्ट कर रहा है नहीं यहां पर रिएक्टेंस एग्जिस्ट कर रहा है.
द कोऑर्डिनेट कॉरस्पॉन्डिंग टू पॉइंट m आर इक्वल टू 0, x इक्वल टू इन्फिनिटी। इस पॉइंट की बात करें तो यहां पर आपका r 0 है बट x आपका इन्फिनिटिव है, तो r इक्वल टू 0 है, इसका मतलब कैपिटल R तो आपका 0 हो गया और x आपका इन्फिनिटिव हो गया, या फिर Z0 0 हो नहीं सकता कि जैसे ये 0 हो गया ये आपका इन्फिनिटिव बन जाएगा। तो कैपिटल R पॉइंट M के कॉरस्पॉन्डिंग 0 एंड कैपिटल X हमारा क्या इन्फिनिटिव। तो ये हमने यहां पर लिखा है द कोऑर्डिनेट कॉरस्पॉन्डिंग टू पॉइंट M R स्मॉल r इक्वल टू 0 एंड x इक्वल टू इन्फिनिटिव। तो स्मॉल r 0 है, इसका मतलब कैपिटल R भी आपका 0 होगा, स्मॉल x इन्फिनिटिव है, इसका मतलब कैपिटल X भी इन्फिनिटिव है, एंड देयरफॉर इट रिप्रेजेंट्स आइडियल ओपन सर्किट लोड। तो ये तो आपका आइडियल शॉर्ट सर्किट लोड है, ये आइडियल ओपन सर्किट लोड है, क्योंकि यहां पर कैपिटल X हमारा इन्फिनिटिव हो गया है। द सेंटर O ऑफ स्मिथ चार्ट इज कॉरस्पॉन्डिंग टू R इक्वल टू 1 एंड X इक्वल टू 0। ये जो पॉइंट है दिस इज कॉरस्पॉन्डिंग टू R इक्वल टू 1 एंड X इक्वल टू 0 एंड देयरफॉर इट रिप्रेजेंट्स द मैच्ड लोड। तो ये तो हमारा क्या आइडियल शॉर्ट सर्किट, ये आइडियल ओपन सर्किट, और ये वाला जो पॉइंट है दिस इज मैच्ड लोड। तो ये शॉर्ट सर्किट लोड, वो ओपन सर्किट लोड, और ये हमारा मैच्ड लोड, बीच वाला मैच्ड लोड, लाइन LM। तो ये जो हमारी लाइन है ये रिप्रेजेंट क्या कर रही है, इट रिप्रेजेंट्स प्योर रेजिस्टिव लोड while outermost circuit passing through L and M represents pure reactive load। ये क्या है, दिस इज प्योर रिएक्टिव लोड, एंड ये वाली लाइन दिस इज प्योर रेजिस्टिव लोड। तो LM तो आपकी प्योर रेजिस्टिव लोड, और जो आपका सर्कल है जो L और M से पास हो रहा है, सर्कल पासिंग थ्रू L एंड M रिप्रेजेंट प्योर रिएक्टिव लोड। अपर पार्ट ऑफ द स्मिथ चार्ट मींस ये वाला पार्ट, दिस इज कॉम्प्लेक्स इंडक्टिव लोड और एक कॉम्प्लेक्स कैपेसिटिव लोड। तो इस तरह से हमारा ये क्या है, स्मिथ चार्ट। अपर हाफ ऑफ स्मिथ चार्ट रिप्रेजेंट कॉम्प्लेक्स इंडक्टिव लोड विच लोअर हाफ रिप्रेजेंट्स द कॉम्प्लेक्स कैपेसिटिव लोड। तो लोअर हाफ तो आपका कॉम्प्लेक्स कैपेसिटिव लोड और अपर हाफ आपका कॉम्प्लेक्स इंडक्टिव लोड। यहां पर हम आज का हमारा लेक्चर एंड करते हैं। आज हमने यहां पर स्मिथ चार्ट के बारे में डिटेल में पढ़ा है, तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। बहुत जल्दी मिलते हैं एक नए कंटेंट के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।